नमस्कार। मेरे साथ अनीता जी बघेल हैं। आप अजमेर से विधायक हैं और एक बहुत लंबा सार्वजनिक जीवन आपका रहा है। अधिकांश वो अजमेर से रहा है और पूर्ववर्ती सरकार में आपने महिला बाल विकास मंत्रालय में मंत्री भी रहे हैं। सिंबल ऑफ सेफ्टी प्रोजेक्ट के लिए आपके व्यूज़ के लिए हम आपके पास आए। मैम, आपका बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है। विक्रम जी। मैम, इन दिनों एक एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन सी कई बार अपन न्यूज़ में या सोशल मीडिया से अलग अलग माध्यमों से देखते हैं कि स्कूली बच्चों के साथ में एक्सीडेंट्स की घटनाएं अब एकदम से ऐसी जैसे ही स्कूलें खुली हैं कोविड टाइम के बाद बहुत बढ़ी हैं। नई नई तरह से अपन देखते हैं कि किसी बच्चे के साथ में दुर्घटना का स्कोप बढ़ा है, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी से कुछ बढ़ा मान लें या ये मान लें कि 1 डेढ़ साल से इस तरह की खबरें कम थी तो एकदम से हमको अब ज़्यादा महसूस हो रही है या क्या है। कुल मिलाकर स्कूली बच्चों के साथ में चाहे वो अब्यूज से जुड़ी खबरें हो, मोलेस्टेशंस हो, इवन कई जगह तो रेप तक रिपोर्ट हुए हैं। कई बार कुछ घटनाओं में किसी टीचर ने किसी बच्चे के साथ में मारपीट करी। तो कुल मिलाकर एक जो एसओपीज हैं भारत सरकार के कह ले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं, तो उनका वोलेशन हमको ऐसा महसूस हुआ है। और इसके अलावा भी अपन देखें तो कई बच्चे ऐसी घटनाओं से या तो पढ़ाई से ड्रॉप आउट हो जाते हैं या उनके मन पे ऐसे इंप्रेशन आ जाते हैं जो शायद कभी उनके दिलो दिमाग से मिट नहीं सकते। सो ऐसी घटनाओं को अपन, यदि आप मंत्री भी रहे इस विभाग में, तो किस तरह से देखते हैं कि इसको मिनिमाइज, एलिमिनेशन या इन पे रोकथाम किस तरह से हो सकती है, उसके क्या उपाय अपन सोचें? देखिए, जिन दुर्घटनाओं की आपने बात की है ना? अ, स्टार्टिंग से हम शुरू करें। जब बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश करता है, तो जैसे ही वो माँ के आंचल से छूटता है और एक दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर स्कूल के परिसर में पहुंचता है, तो उसको एक असुरक्षा का भाव महसूस होता है। और उसी वजह से आपने ध्यान दिया होगा, देखा होगा कि कई बच्चे रोते रोते स्कूल जाते हैं, है ना? और फिर उनका वो जो रोना है वो कन्वर्ट हो जाता है कि पढ़ाई के प्रति, किताबों के प्रति नफ़रत उनके अंदर पैदा हो जाती है कि इसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो सबसे पहली तो आवश्यकता है कि हम कैसे स्कूल के जितने भी परिसर हैं या हमारा जो शैक्षिक स्टाफ है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो शिक्षकगण है, अध्यापिकाएँ हैं, कक्षा-कक्ष की अध्यापिकाएँ हैं, वो उस माहौल को मित्रवत माहौल बनाएँ, है ना? जब तक वो पूरा परिसर जो है मित्रवत नहीं होगा, तब तक बच्चा उस एजुकेशन के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता है। ये तो एक, मैं एक परिसर की बात कर रही हूँ, एक वातावरण की बात कर रही हूँ, लेकिन अनेकों बार, है ना? स्कूलों में कई बार ऐसी दुर्घटनाएँ भी देखने को मिली है कि स्कूल के पानी के टैंक में कोई बालक गिर गया और स्कूल को पता ही नहीं, कक्षा कक्ष की अध्यापिका को पता ही नहीं है। वो स्कूल आया है, वो 2 उसने जो पीरियड्स हैं, कालांश है, वो अटेंड भी किए हैं, तीसरे कालांश में बच्चे का पता ही नहीं है। दोपहर भोजन के बाद में बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं सीढ़ी से गिर गया। एक घटना मैं आपको बताती हूँ, अजमेर की ही वो घटना है। एक निजी विद्यालय है मेरे क्षेत्र में, उस निजी विद्यालय में आप ये देखिए, हाई टेंशन लाइन उस विद्यालय के वहाँ से गुजर रही थी, है ना? छत से गुजर रही थी। अब बच्चे निश्चित रूप से शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना? और ऐसी अवस्था में बच्चे निश्चित रूप से शरारत करते हैं, बच्चों को नहीं मालूम होता है, जानकारी नहीं होती कि ये जो वायर जा रहा है उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, और उस बच्चे ने उस वायर को पकड़ लिया। आप ये देखिए, पूरी तरह से वो बच्चा जो है विकलांग हो गया पूरी ज़िंदगी भर के लिए। अब वो स्कूल नहीं जाना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। तो इस तरह की दुर्घटनाएँ भी हमारे सामने आती हैं और वो जो है पूरा माहौल को जो है नकारात्मक बना देती है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगी कि अ, ये सभी की ज़िम्मेदारी है, सरकार की भी ज़िम्मेदारी है, सोसाइटी की भी ज़िम्मेदारी है और स्कूल प्रशासन की, प्रिंसिपल की और अध्यापिकाओं की भी ज़िम्मेदारी है। कई बार होता है कि स्कूल के जो ऑनर होते हैं या स्कूल का जो संचालन करते होते जो डायरेक्टर होते हैं, अध्यापिकाएँ या प्रिंसिपल सोचते हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारा तो स्कूल में आना है, बच्चों को पढ़ाना है, सिर्फ़ बच्चों को पढ़ाने तक हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है ना? हम अनेकों बार ये कहते हैं कि स्कूल जो है वो समुदाय की गतिविधियों का केंद्र बने, है ना? और जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, वो उसकी लीडरशिप करें, है ना? तभी हम समाज में जो नया परिवर्तन चाहते हैं, जो अच्छा परिवर्तन चाहते हैं, वो उसमें तभी आ सकता है। लेकिन अब चूँकि सब जगह नैतिक अवमूल्यन हुआ है, तो स्कूलों में भी और ये शिक्षा में भी
नैतिक अवमूल्यन के कारण से शिक्षक सिर्फ अपने कालांश तक ही सीमित होना चाहता है, अपने सब्जेक्ट तक ही सीमित होना चाहता है, इन सब जिम्मेदारियों को वो नहीं ओढ़ना चाहता, और उसी का ये परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी दुर्घटनाओं में बच्चे जो है जिंदगी भर के लिए मतलब अपाहिज हो जाते हैं, और उनका जो जीवन है, जो शिक्षा से उच्चतर होना चाहिए था, ज्ञान से वो और अपने जीवन को और अच्छा व्यक्तित्व विकसित हो सकता था, लेकिन वो कुंठित हो जाता है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस कारण से बच्चा जिंदगी भर के लिए आगे बढ़ने की जो उसकी प्रकृति है, जो उसकी रिपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं थम जाती है। अच्छा, स्कूलों के अंदर सुरक्षा को लेकर कोई अलग से व्यवस्था जैसा नहीं है। कई बार आप देखते हैं, जैसे जिले के कलेक्टर साहब हैं या एसपी हैं, इसमें बाल वाहिनी के प्रेसिडेंट होना या अलग अलग कमिटीज बनी रहती है, स्कूलों में कुछ पोस्टर्स भी लगे रहते हैं जो सुरक्षा को लेकर बच्चे को, जैसे चाहे बाल आयोग की हेल्पलाइन है 1098 है, या बट कहीं ना कहीं गैप फिर भी है, ये इसका पूरी तरह से यूज, जो प्रभावी यूज है सोसाइटी में, वो नहीं है। अब क्या ये सिर्फ वहाँ एक पोस्टर पुतवाने तक या लिखने तक ही सीमित है? इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसको प्रभावी ढंग से कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी? देखिए, प्रभावी ढंग से तो तभी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है जब सब लोग इसको इसको कड़ाई से पाल ना करें, है ना। हमने नियम तो बनाया है कि बाल वाहिनी में सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे, कोई भी जितना सीटिंग का कैपेसिटी है ना, उस वाहन की उतनी सीटिंग कैपेसिटी में ही बच्चों को बिठाया जाएगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ विद्यालय प्रशासन या सिर्फ प्रशासन दोषी नहीं, उसमें कई हद तक पेरेंट्स भी दोषी होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैंने जिस वाहन में अपने बच्चे को भेजा है, वो वाहन चालक जो है क्षमता से अधिक बच्चों को बैठा रहा है, तो वो अपने बच्चे को वहां से विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन वो विड्रॉल नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये कम पैसे में हमारे बच्चे को वहां तक स्कूल तक छोड़ देगा। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत बड़ा जो है एक रिस्क लेते हैं, है ना, और वो रिस्क कई बार बच्चों के लिए घातक हो जाता है ना। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। कई बार विद्यालय प्रशासन भी इसका दोषी होता है, कि विद्यालय प्रशासन को मालूम है कि हमारे यहाँ पर इतने बच्चे जो है वो व्हीकल से आते हैं, सार्वजनिक व्हीकल से आते हैं, और उनकी क्षमता नहीं है, तो वो समय पर जो है ट्रैफिक पुलिस है या जिला प्रशासन को इंटीमेट नहीं करते हैं कि हमारा क्या लेना देना, जिला प्रशासन जाने और वाहन चालक जाने या वाहन मालिक जाने। तो जब जिम्मेदारियों से हम बचते हैं ना, तब ऐसा देखने को मिलता है। कई बार ट्रैफिक पुलिस भी देख करके नजरअंदाज कर देती है। तो ये मैं कह रही हूँ, ये सब मतलब सब जो भी इसमें इन्वॉल्व है ना, जो भी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, उन सब की जिम्मेदारी है कि वो इसको चेक करें, और चेक करने के बाद में उसको उपाय करें, उसका उपाय करें, बचाव का उपाय करें। कई बार मैंने देखा है, अब ट्रैफिक स्कूल के जो बसेस होती हैं, वो बस जो है रास्ते में पंचर हो गई और कहीं जाकर के टकरा गई, उससे बच्चे चोटिल हो जाते हैं। तो सार्वजनिक बस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर जो स्कूल की बसेस हैं, वो भी इस प्रकार के दुर्घटना कारित होने के कारण से कई बार बसेस में करंट प्रवाह हो जाता है, तो उससे भी गड़बड़ हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको समझना होगा, और समझ करके उसको एक एक बिंदु अनुसार, है ना, किससे कोरिलेट है, और उसकी नियमित मॉनिटरिंग करनी होगी। जब तक हम नियमित मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या से हम छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा उसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। यदि वो सुरक्षित है, तो वो जीवन में आगे चल करके सफल हो सकता है। यदि वो सुरक्षित नहीं है, तो जीवन में कदापि वो जो है सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर ये भाव उत्पन्न होना बहुत जरूरी है कि स्कूल परिसर में जाने के बाद में मैं बहुत सेफ हूँ, है ना। कई बार हम इसको वर्ल्ड वाइड भी देख सकते हैं, सिर्फ मैं राजस्थान की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ। कई स्कूल्स में आप ये देखिए ना, किसी सिरफिरे ने जो है बच्चों को गोलियों से भून दिया, और कई बच्चे स्कूल परिसर में मारे गए। तो ऐसी भी घटनाएं हमको सुनने को मिलती है। तो ये सब चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, और चूंकि मैं शिक्षा से भी जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये जिम्मेदारी सबसे अधिक प्रधानाध्यापक की होती है। क्योंकि प्रधानाध्यापक का काम सिर्फ एकेडमिक नहीं होता है, सिर्फ शैक्षिक नहीं होता है, बल्कि स्कूल के का परिसर की भी उनकी जिम्मेदारी होती है, स्कूल के संचालन की भी उनकी जिम्मेदारी होती है, और स्कूल की सुरक्षा, सब प्रकार की जिम्मेदारियां एक प्रधानाचार्य के पास होती हैं। इसलिए उनको बहुत अधिक
सक्षम होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। तब मैं समझती हूँ कि यदि वो सक्षम हो जाएँगे, वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझने लग जाएँगे, तो बहुत हद तक इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। एक मैम एक बड़ा हमने एक शोध किया, उसमें से एक कंक्लूजन निकल कर आया, वो चिंता वाला वो बात है। पेरेंट्स अपने बच्चों की कुछ बातों को बहुत हल्के से लेते हैं। यदि कोई बच्चा उसके साथ में कोई एक्सीडेंट हो रहा है, या जो संस्थाओं में नहीं होना चाहिए, चाहे वो अब्यूज से रिलेटेड है, कोई मेंटल हेरेसमेंट है, और बच्चा ये जानता नहीं है कि अपने पेरेंट्स को इस तरह की बात को कन्वे कैसे करूं। उसके पास में शायद शब्द नहीं होते, उस स्क्रिप्ट नहीं होती, उसको तरीका पता नहीं है कि मैं मेरे पेरेंट्स से इस तरह की बातचीत को रखूं कैसे। और वो संस्था से जुड़ा हुआ यदि कोई ऐसा घटना है, पेरेंट्स कई बार यदि बच्चा बता भी दे स्पष्ट शब्दों में, तो भी मानने को तैयार नहीं होते कि क्या स्कूल या कॉलेज में इस तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं क्या। तो इसका कंक्लूजन ये होता है कि अधिकांश घटनाएं रिपोर्ट ही नहीं होती। बहुत हद तक ऐसा मुमकिन है कि कई घटनाएं सिर्फ एक चर्चा में आके और ख़त्म कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में जिस बच्चे के साथ में कोई घटना हुई है, या वो जो पीड़ित बच्चा है, वो एक अलग तनाव में जीता है और कई बार पढ़ाई से छोड़ देता है, कई बार सुसाइड तक हमने देखे से केसेस हुए हैं। इस स्थिति से बाहर आने के लिए पेरेंट्स को से हम क्या अपील कर सकते हैं, या बच्चों को क्या मोटिवेशन दें कि छोटी से छोटी घटना हो बट उसको रिपोर्ट जरूर करें पेरेंट्स तक। यदि संस्था प्रधान आपको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं कोई वजह से, तो अपने पेरेंट्स को, माँ और पिता तो कम से कम इस बात को समझेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत ही सटीक विषय है ये, क्योंकि आजकल देखिए पेरेंट्स का बहुत अधिक दबाव होता है बच्चों की पढ़ाई पर। और पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो 100% करे, है ना? और उसके चक्कर में जहाँ उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है। एक तो पहले ही खुद ही माता-पिता उसको मेंटली हैरेसमेंट कर रहे हैं। फिर जब वो स्कूल जाता है और स्कूल की कोई प्रॉब्लम है ना? या अपनी शिक्षा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है और वो अपने शिक्षक से पूछता है, उसको हल खोजता है, और शिक्षक चिड़चिड़ाहट में, नहीं बताने के मूड में उसको नहीं बता पाता। और जब वो जाकर के अपने पेरेंट को कहता है कि मेरी प्रॉब्लम्स जो शैक्षिक प्रॉब्लम्स हैं उसको अभी टीचर समाधान नहीं करा, मेरे फला सवाल का टीचर ने प्रॉपर जवाब नहीं दिया, तो उल्टे माँ बाप जो है वो बच्चे को ही डांटते हैं कि तुझे समझ में नहीं आया होगा, वो टीचर ने तो ठीक ही जवाब दिया होगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है बच्चा एक बार कहता है, दो बार कहता है, तीसरी चौथी बार वो कहना ही बंद कर देता है कि मैं मम्मी पापा को कहूंगा तो मम्मी पापा तो मेरी बात पे यकीन करेंगे नहीं, इसलिए ठीक है, मैं जो है जैसा है वैसा ही चलता हूँ। और जैसा है वैसा ही चलता हूँ तो वो समस्याएं जो है वो कहना बंद कर देता है। अब जब समस्याएं कहना बंद कर देता है तो सीखने की उसकी प्रक्रिया रुक जाती है। और जब उसकी सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी तो निश्चित रूप से बच्चा मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है ना? और इतना मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है कि कई बार तो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर सालों बाद पेरेंट्स को मालूम होता है, ध्यान आता है कि अरे अच्छा हमसे ये गलती हो गई। तो ये बहुत बड़ी गलती वो माता पिता कर बैठते हैं अपने बच्चों के साथ में। अनेकों बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे निश्चित रूप से बच्चा इसको कोई होमवर्क दिया और वो होमवर्क बच्चे ने पूरा नहीं किया। वो दूसरे दिन क्लास टीचर उससे पूछती है कि भाई आपने होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया? तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको होमवर्क पूरा करना है ना? इसी बात की चिंता रहती है। पर बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स हुई? क्यों नहीं कर पाया वो? है ना? उसके कारण को जानने के लिए टीचर्स जो है मोटिवेट नहीं करते हैं बच्चों को। और उस बच्चे में बच्चा झूठ बोलने लग जाता है ना? जब झूठ बोलता है तो वो झूठ धीरे-धीरे वो झूठ बोलना सीख ही जाता है एक तरह से। तो ऐसी सीख हम उसको अनायास ही दे देते हैं कि भाई आपको झूठ बोलना है तो आपका काम चल जाएगा। तो ये बच्चे की प्रैक्टिस के लिए भी गलत है, उसके जीवन के लिए भी गलत है। लेकिन हम उसकी समस्याओं का समाधान करें, और वो तभी समस्याओं का समाधान करें जब हम उसको मोटिवेट करेंगे बोलने के लिए कि बताओ बच्चा, आप जो बताओगे उसको मैं यकीन करूंगी, है ना? उसको सच मानूंगी। ऐसा करके जब आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो बच्चे फिर सारी चीजों को बयां कर देते हैं और सच्ची सच्ची तरीके से वो सारी स्थितियों को आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जहां आप समाधान भी खोज सकते हो और बच्चे को मोटिवेट करके उन समस्याओं का समाधान भी कर सकते हो। पर कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार देखिए मैं मतलब बड़े दुख के साथ ये बात कह रही हूँ कि कई बार एक बार बच्चे ने गलती करी, वो उससे अनायास हो गई, है ना? दूसरी बार गलती करी, वो उससे गलती से हो गई। टीचर्स ये धारणा बना लेते हैं कि ये बच्चा तो बदमाश ही है ना?
और ऐसी स्थिति में वो जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं उस बच्चे के प्रति, तो कभी भी वो जब अच्छा भी करता है ना तो उसको नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि कोई भी बालक को अच्छा करने पर जब तक आप शाबाशी नहीं देंगे तब तक वो मोटिवेट नहीं होता है ना। तो आपने 2 गलतियों पर उसको इतनी कठोर सजा दी है कि वो जब अच्छा करता है तब भी आप उसको शाबाशी नहीं देते हैं और उसको नजरअंदाज करते हैं, तो ये बच्चे के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होता है उसके आने वाले जीवन के लिए। तो ये सारी चीजें भी हैं। एक्सीडेंट्स की तो मैं बात कर ही रही हूँ। कई बार जागरूकता की कमी के कारण से पिछली बार एक नया प्रयोग किया था बच्चों के साथ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब, कि बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम को लिख करके और वहाँ एक बॉक्स रखा होगा स्कूल में, वो बॉक्स को में डाल सकता है और किसी को पता नहीं होगा कि किस बच्चे ने वो प्रॉब्लम लिखी है और उसका समाधान होगा। तो ये नवाचार भी किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारा की तरह की समस्याएं उस समय देखने को मिली कि किस किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और उनका समाधान जो है बहुत छोटी छोटी समस्याएं थी, लेकिन हमारा ध्यान नहीं था, इस वजह से हम उनका समाधान नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही ध्यान में आई तो हमने उनका समाधान किया। आजकल एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। हम जिन विद्यालयों को विद्या का मंदिर कहते हैं, है ना, मंदिर हमने उनको उपाधि दी है स्कूलों के, लेकिन उन मंदिरों में आप ये देखिए सेक्सुअल हरेसमेंट की घटनाएं हो रही है ना, विशेषकर लड़कियों के साथ में, है ना, कहीं कहीं लड़कों के साथ भी होती है। और उस घटनाक्रम में स्कूल का स्टाफ ही इन्वॉल्व है, कहीं टीचर्स हैं, कहीं प्रिंसिपल है और कहीं कहीं कोई बाहरी व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, तब फिर इम्प्रेशन क्या बनेगा? तो इसका समाधान तो कैसे निकालें? क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो यकीन करके अपनी बेटी को विद्यालय टीचर्स के हाथ में सौंपते हैं और वो अबोध बालिका जो 9th क्लास की है, 10th क्लास की है, 11th क्लास की है, उसको नहीं मालूम ये सब चीजें क्या है। लेकिन उसी का के कक्षा का अध्यापक, उसी के इस विद्यालय का प्रिंसिपल उसके साथ में ऐसा करे, तो ये तो मतलब अक्षम्य है। ऐसे अपराधियों को, ऐसे लोगों को तो ना केवल नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि वो समाज में दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बन सके। मतलब बाकी समाज में सड़क पर क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है ना, ये एक अलग विषय है, लेकिन स्कूलों में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। हम तो बेटियों की पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, है ना, हम मोटिवेट करते हैं कि बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, लेकिन इस माहौल से तो बेटियां और पेरेंट्स, विशेषकर माता पिता, अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। क्यों भेजें वो अपनी बच्चियों को स्कूल? वहां भक्षक बैठे हैं नौचने के लिए, उन्हें तो नौचने के लिए थोड़ी भेजना है उसको स्कूल। तो जिस शिक्षा को हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं, जो सरकारें शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं, उससे तो शिक्षा बच्चियों से कहीं बहुत कोसों दूर पीछे छूट जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसका समाधान तुरंत किया जाना चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि सरकारों को इस प्रकार की घटनाओं को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनको जो है आप तुरंत नौकरी से बर्खास्त करें सबसे पहली बात तो, ताकि उनको पता पड़े कि जिस रोजी रोटी, जो आपकी रोजी रोटी है, आप उसी को खत्म कर रहे हैं, है ना, तो उनको समझ में आए ये बात। और दूसरी बात, दूसरे लोगों को भी ये सबक मिल सके। स्टूडेंट्स के साथ में अभी आपने जो जिक्र किया, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड हैं उनके साथ में समाचार पत्र भी ऐसे खबरों से भरे मिलते हैं अपने को। बट मेरा ऐसा मानना है, प्रशासन की जो एसओपीज हैं, जो ऑर्डर्स हैं, जो रूलिंग है, या जो भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं क्राइम को हैंडल करने की, वो अपनी जगह हैं। कहीं ना कहीं बच्चे को खुद को इतना मोटिवेट अपने को करना पड़ेगा, ऐसे कोर्स मॉड्यूल देकर, ऐसे तरीके बताकर, जिससे वो सेल्फ डिफेंस कर सके। कम से कम शुरुआती लेवल पर यदि कोई घटना रोकी जा सके। देखिए, घटना होने के बाद तो उसका विश्लेषण होता है, उस पर एक्शन होता है, उस पर जुडिशरी, कोर्ट, पुलिस और अपनी कार्रवाई चलती है, बट सबसे प्रभावी तरीका है कि ये हो ही नहीं। ये विक्रम जी आपने ठीक कहा कि हो ही नहीं, इसलिए बच्चों को मोटिवेट किया जाए, बच्चों को एजुकेट किया जाए। पर मेरे सामने से सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो एजुकेट करने वाले हैं इस विषय में, है ना, जो शिक्षक एजुकेशन देने वाले हैं इसी सब्जेक्ट की, वही शिक्षक यदि ये कर रहे हैं तो क्या करें?
माता-पिता निश्चित रूप से जो भारतीय परिवार हैं, जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति में भारतीय परिवारों में एक सामूहिक चर्चा नहीं होती है बेटियों के साथ इन विषयों पर। और 10-11 साल की बेटी मतलब जिसने अभी तक रजोधर्म धारण ही नहीं किया है, उसको बताने का कोई लाभ ही नहीं है ना? और वो समझेगी भी नहीं क्योंकि बहुत कम उम्र में है। तो ऐसी बच्चियों के साथ में भी स्कूलों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि उसका एक सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप पहली बार तो जब शिक्षकों का चयन कर रहे हैं, आजकल शिक्षकों का चयन आप कैसे करते हैं कि आपने रीट का परीक्षा को ऑर्गेनाइज कर लिया, उसमें जो परसेंटेज आया उसमें कट ऑफ के आधार पर हम शिक्षकों का चयन करते हैं। देखिए ये जो प्रोफेशन है जिसको हम शिक्षा का कहते हैं, वो जो है वो एक अलग प्रकार का काम है ना? वो व्यक्ति के निर्माण का काम कर रहा है। आपने उसके चरित्र को नहीं देखा है, आपने उसके माहौल को नहीं देखा है, उसकी परवरिश कैसे हुई है उसको नहीं देखा है। एकाकी उसकी परवरिश है या सार्वजनिक सामूहिक उसकी परवरिश है, वो आपने नहीं देखी है। और कहीं जो है वो किस माहौल से आया है, किस अपराधी परिवार से तो नहीं आया है ना? ये सब चीज़ें चेक करके ही आपको जो है उसको एज़ ए शिक्षक बतौर वहाँ नॉमिनेट करना चाहिए। और मैं समझती हूँ प्रिंसिपल्स की पोस्ट पर भी इस प्रकार के लोगों को ही आपको चयनित करना चाहिए। लेकिन प्रमोशंस इतने साल की नौकरी के बाद में इतना प्रमोशन हो जाएगा, आप फर्स्ट ग्रेड हो जाएँगे, उसके बाद में आप प्रिंसिपल बन जाएँगे, उसके बाद आप डीओ बन जाएँगे। तो ये प्रक्रिया ना ये भी कहीं न कहीं खामी पैदा करती है। और चूँकि सोसाइटी में भी ऐसे लोगों को पहले तो बहुत नकारात्मकता से देखा जाता था, है ना? उनको लगता था कि हमारी बदनामी हो जाएगी, हम कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएँ। लेकिन अब ये सब जगह स्वीकार्य हो गया है, इसीलिए लोगों को लगता है अरे क्या फ़र्क पड़ता है, हम कर लेंगे, तो थोड़े दिन लोग याद रखेंगे फिर भूल जाएँगे। पहले तो सोशल बायकॉट होता था ना ऐसे लोगों का, सामाजिक रूप से बहिष्कृत होते थे, उनके परिवारों से कोई संबंध नहीं करता था, उनके परिवारों के बेटे-बेटियों से कोई विवाह संपन्न नहीं होता था, तो उनको डर लगता था। लेकिन आज वो सारी परिस्थितियाँ बदल गई हैं। ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में सिर्फ़ मैं समझती हूँ कि एक ही उपाय है कि उस व्यक्ति को कठोरतम सज़ा मिले और उसको सीधे-सीधे सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के मंदिरों में तो कम से कम इस प्रकार की घटनाएँ होने से रुक जाएँ। मेरा ऐसा मानना है, अक्सर किसी बच्चे की यदि बात करें तो उसके दो एक मेजर ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ से वो एजुकेशन लेता है। एक तो उसका घर मान लीजिए, दूसरा सेकंड होम जिसको स्कूल कह सकते हैं स्कूल अपन। कह दो सकते हैं। कहीं न कहीं ऐसा प्रयास करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, जिसमें जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं या ऐसी कंपनीज़ के लीजिए, ऐसे कॉर्पोरेट्स के लीजिए, ऐसे बहुत सारे स्टैंड अलोन कंसल्टेंट्स और फ्रीलांसर मिल जाते हैं जो इस विषय पर काम करने के इच्छुक हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ये विषय समाज और परिवार से जुड़ा रहता है। हर एक दूसरा आदमी कहीं न कहीं ऐसे केसेस देखता है, जिससे इंस्पिरेशन मिलता है। आज हम भी काम कर रहे हैं बच्चों की सुरक्षा पे, तो कुछ ऐसे केसेस हमने विटनेस किए हुए हैं, जिससे हमको इंस्पिरेशन मिला कि इस विषय पे हमको काम करने की ज़रूरत है एज़ ए ह्यूमन। सो सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए क्या जिसमें स्कूल अपनी जगह है, उस स्कूल के साथ में पुलिस थानों को भी अटैच करने के प्रोविजन करके, स्वयंसेवी संस्थाओं को अटैच करके कम से कम सुरक्षा जैसे विषय को एक अलग से एड्रेस करे, ताकि यदि बच्चा स्कूल के उस वातावरण से संतुष्ट नहीं भी है तो कम से कम उस थर्ड पार्टी से वो ऐसी ट्रेनिंग गेन करे जिससे उसको एक संबल मिले, उसको एक मोटिवेशन मिले। इसका स्कोप किस तरह से देखते हैं ये आपने जो बात कही है इस और अभी सरकारें बढ़ रही हैं, है ना? जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली बार हमने वो पेटियाँ रखवाई थी स्कूलों में और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके हमने आत्मरक्षा के शिविर्स को ऑर्गेनाइज किया था, जिसको एनजीओज के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना? बहुत सारी स्वयंसेवी संगठन अ, अ, जैसे लोग भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, बहुत प्रकार की एनजीओज ने अपना जो कंट्रीब्यूशन दे करके 9th से लेकर के 12th क्लास तक की बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण के कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज करवाए थे। और हर साल ऐसे हर क्लास में बच्चियों को 2 पीरियड्स हम देते थे, जिसमें ट्रेनर स्वयं आता था, कुछ इक्विपमेंट की मदद एनजीओ के माध्यम से होती थी और पुलिस की महिला कांस्टेबल्स, है ना? ट्रेनिंग देती थी। तो ये कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया है, लेकिन ये अनवरत कार्यक्रम बने,
है ना? क्योंकि हर वर्ष बच्चियाँ एक क्लास में प्रमोट हो जाती हैं, है ना? 9th क्लास की बच्ची कल 10th में जाएगी, परसों 11th में जाएगी, फिर 12th में जाएगी और फिर 1 साल बाद में फिर नया नया बैच 8th क्लास का 9th क्लास में आएगा। तो ये लगातार चलने वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कुछ दिनों तक तो जब स्टार्टिंग होती है तो बहुत जोश-खरोश के साथ में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। लेकिन अब पिछले 2 सालों से जैसे कोविड भी आ गया है, स्कूल नियमित रूप से नहीं है चालू हो रहे हैं और स्कूल फिर वापस बंद हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रोग्राम्स को बहुत धक्का लगता है और वो कहीं न कहीं जाकर के बंद हो जाते हैं प्रोग्राम। तो ये तो कोविड की वजह से ऐसा हुआ है, पर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी इस दिशा में काम कर रही हैं। और जैसी बात आपने एनजीओज़ की कही है, मैं आपको विक्रम जी बताना चाहूँगी कि कई स्कूल के प्रिंसिपल्स जो होते हैं, वो इतने अच्छे से अपने स्कूल को कोऑर्डिनेट करते हैं, उसका शैक्षिक माहौल कोऑर्डिनेट करते हैं कि वो उनको सरकारी मदद की आवश्यकता ही नहीं होती है। वो सोसाइटी में से ही, समुदाय में से ही, समाज में से ही ऐसे संसाधनों को इकट्ठा करते हैं और अपने स्कूल को बहुत अच्छे से रन करते हैं। तो आदमी की ये बहुत जगह तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति क्या है। यदि वो इच्छा शक्ति होती है तो फिर संसाधनों की कमी नहीं होती है, तो इसमें बहुत थोड़े संसाधन लगते हैं। और जैसे मैंने कहा कि पुलिस की महिला कांस्टेबल्स, इसके लिए गवर्नमेंट ने अथोराइज किया था कि पुलिस की महिला कांस्टेबल इस प्रकार के प्रोग्राम्स को चलाएंगी हर स्कूल्स में। तो मुझे लगता है कि यदि इस दिशा में काम किया जाए तो हमको बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। एक ऐसा गंभीर विषय है मैम जिसमें आपका अनुभव मुझे लगता है इसका जो एड्रेसिंग होगी बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और ये विषय जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अनपढ़ पेरेंट के लिए भी और कॉरपोरेट पेरेंट जो पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी एमएनसी में या सरकारी में बड़े से बड़े पदों पे बैठे होंगे उन सब के लिए लागू होता है। वो ये है कि पिछले कुछ सालों से बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ा है। उसकी स्क्रीन उसके हाथ में ऐसी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस का एक्सेस मिला है। वो मजबूरीवश मिला कह सकते हैं, मजबूरीवश बढ़ा है। मिला हुआ तो धीरे धीरे पहले से ही था, क्योंकि मोबाइल और टीवी बच्चे के लिए सबसे बड़ा एक बेबी सीटर पेरेंट्स के लिए होता है कि उस बच्चा एंगेज हो जाता है। छोटी फैमिली में कई बार पेरेंट्स को कोई काम करने होते हैं तो या तो टीवी शुरू कर देते हैं बच्चे के सामने या उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। इस स्थिति में ऐसा ऐसा कंटेंट बच्चे के सामने आ रहा है जो उसकी एज के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। जो 18 प्लस का कंटेंट है या 13 प्लस का कंटेंट है जिसमें फाउल लैंग्वेज है, अब्यूजिव लैंग्वेज है, सेक्सुअल या पोर्नोग्राफिक कंटेंट है जो उस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, वो भी बच्चे के सामने स्क्रीन पे परोसा जा रहा है। अब वो पर्पजफुली कहें या उसको एक संयोगवश मान ले, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा हो रहा है। और इस स्थिति में एक पढ़ा लिखा पेरेंट भी उस तरह के क्वेश्चंस को, उस माहौल को, बच्चे को एड्रेस नहीं कर पा रहा है कि किस लैंग्वेज में उसको कम्युनिकेट करें कि ये कंटेंट है क्या, क्या इसके मायने हैं, इसको क्यों नहीं देखना चाहिए। या एक बार यदि कोई किसी स्टूडेंट ने, किसी बच्चे ने उस कंटेंट में वो एक्सपोज हो गया तो उसको कैसे उसको मेंटल काउंसल कैसे करें। ना तो ऐसा एनवायरनमेंट है, ना पेरेंट्स के पास में ऐसी कोई स्क्रिप्ट है मजबूत जिससे पेरेंट्स फिर वो एक फैंटेसी जैसा वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और बच्चे को एक मिसलीडिंग लैंग्वेज में समझाने का, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस पेरेंट्स को भी नहीं है। ना ऐसा कोई क्यूरिकुलम स्कूल्स और संस्थाओं के पास में अवेलेबल है जिसमें फाउल लैंग्वेज को बताया जाए। आज किसी बच्चे को यदि कोई अब्यूजिव लैंग्वेज उसके कानों में जाती है तो उसको पता ही नहीं कि इसका अर्थ क्या है। फिर वो पेरेंट्स या टीचर से पूछता है तो वो एक कतराते हैं उसको बताने की, इसको कैसे एड्रेस करें। इस विषय में क्यूरिकुलम में ऐसा क्या ऐड किया जा सके, चाहे डॉक्टर्स की हेल्प लेके, चाहे कोई साइकोलॉजिकल ऐसा पार्ट इंट्रोड्यूस करके, जिससे कम से कम उस एनवायरनमेंट को बताएं तो सही। नहीं तो बच्चा सीखेगा तो सही, एनवायरनमेंट में वो चीजें हैं, वो उसमें एक्सपोज होगा, हो सकता है गलत तरीके से एक्सपोज हो, गलत तरीके से एक्सपोज होगा तो उसको एड्रेस नहीं कर पाएगा और उसके फिर एक ऐसे परिणाम आएंगे जो पेरेंट्स को या टीचर को एक्सेप्ट नहीं है। और कई बार इस स्थिति में कई लोग किसी बच्चे का फायदा उठाते हैं, उसके साथ में अब्यूज एक्ट करते हैं, या उसको कई बार हमने देखा ड्रग पेडलिंग तक में बच्चों को यूज करने लगे। तो इस विषय को किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं अपन, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। और अभी जैसे मैंने कहा कि कोविड की वजह से बच्चे का स्क्रीन टाइम तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना? बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ चैनल पर इसी प्रकार की एक चर्चा को मैं एड्रेस कर रही थी, तो उस में मैं बता रही थी कि एक 4 साल का बच्चा, है ना? उस 4 साल के बच्चे को, अभी वो स्कूल भी नहीं जा रहा है।
स्कूलिंग शुरू नहीं हुई है उसकी, लेकिन आ, उसको खाना खिलाना है मदर को, इसलिए वो मोबाइल को ऑन करके उसमें कुछ जिंगल्स चला करके बैठ जाती है, उसको बैठा देती है, वो देखता रहे और वो उसके मुंह में खाना डालती रहे, है ना। और जैसे ही खाना फिनिश हुआ, मदर उस मोबाइल को छोड़ करके अपने कामों में व्यस्त हो गई। अब बच्चे ने उंगली से चलाया, चलाते चलाते उस वो सीख गया उसको चलाना, और सीखते सीखते उसने बहुत सारी चीजें, ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली अनायास ही, जो उसको डाउनलोड 4 साल के बच्चे को नहीं करने थी। अब इसमें गलती किसकी है? तो हर स्टेज पर हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है, हर स्टेज पर, कि हर चीज के सकारात्मक पहलू भी है तो नकारात्मक पहलू भी है, दोनों पहलू हैं। हम सिर्फ सकारात्मक पहलुओं की ओर ध्यान दे रहे हैं, नकारात्मक पहलुओं की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। बच्चा नई मोबाइल दो तो रोने लगता है, तो कई बार मदर्स उसको शांत रखने के लिए उसको मोबाइल दे देती है, और वो देखते 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 इतना स्क्रीन देखता है कि 5-6 साल की बच्चे के आंखों में ब्लाइंडनेस आ गई। अब बताइए आप कि 5-6 साल का बच्चा जिसकी आंखें बहुत अच्छी थी, वो 2 साल में उसकी आंखों को उसने डैमेज कर दिया, तो इट मीन्स मतलब आपने बच्चों के शरीर के साथ खिलवाड़ हो गया। तो कई सारी चीजें होती हैं जिनको हमको बहुत संवेदन तरीके से देखने की जरूरत है। छोटे बच्चे हैं, मान लो 10-11 साल का बच्चा है, अब उसको होमवर्क करना है, और आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो 10-11 साल का बच्चा भी अगर से इस तरह की वीडियोस देख लेता है, तो आप देखिए ना कि छोटे छोटे बच्चे भी, है ना, बाल अपचारी, कई छोटे बच्चे जो 18 साल के भी नहीं है, वो भी बलात्कार की घटनाएं कर बैठते हैं, है ना। तो वो, उनको कैसे पता, उनको किसने बताया? तो वो सब मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हुआ है। तो हमारा बच्चा के पास हमने मोबाइल दिया तो है, लेकिन वो कब उसका इस्तेमाल कर रहा है, हमारी निगरानी में उस मोबाइल का इस्तेमाल करे, ये माता पिता को बहुत जरूरी है। क्योंकि घर में ही वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, यदि स्कूल जाएगा तो उसको मोबाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो कक्षा कक्ष में टीचर है। तो घर बैठ करके उसको करना, कई बार पेरेंट्स है ना बिल्कुल ध्यान नहीं देते, 2-2 3-3 घंटे तक बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल में, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, कौन सा कंटेंट देख रहा है। अच्छा, कई बार तो पेरेंट्स को चाहिए, माता पिता को चाहिए कि बच्चे ने क्या क्या देखा है, ये भी आप बाद में देख सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें मदर को, फादर को, माता पिता को, पेरेंट्स को, हमको जो है अभिभावकों को अवेयर करने की जरूरत है, उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत है। सबसे पहले तो एक जब भी कोई मदर फादर बन रहे हैं, तो उसी स्टेज पर उनको, जो उनके बुजुर्ग है, उनको बताने की जरूरत है ना। तब वो सीखेंगे, क्योंकि मदर फादर तो बन गए, लेकिन बाकी मदर फादर की जिम्मेदारियां उनको नहीं मालूम, तब वो कैसे सीख पाएंगे। जो माहौल में देख रहे हैं, जो समाज में घटनाएं देख रहे हैं, उनसे भी उनको सीख लेने की जरूरत है, जब जाकर के हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, कई बार ऑनलाइन फ्रेंड्स बन जाते हैं बच्चों के। 18 साल का लड़का है, स्कूल पढ़ने जा रहा है, और वो फेसबुक चला रहा है, उसने ऑनलाइन फ्रेंड्स बना ली। अब ऑनलाइन फ्रेंड्स बनते 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 पता पड़ा कि उस फ्रेंड ने, जो ऑनलाइन फ्रेंड बने हैं, जो सामने वाला जो फ्रेंड बना है वो तो वयस्क है, वो तो 45 साल का आदमी है, और जो फ्रेंड यहाँ से बना है वो 18 साल का भी बच्चा ही है, उसको नहीं मालूम, लेकिन वो 50 साल के व्यक्ति से फ्रेंडशिप कर रहा है, क्योंकि मोबाइल पर उसके हाव भाव नहीं दिखाई देते हैं, उसकी बॉडी नहीं दिखाई देती है। आजकल एडिटिंग करके आप बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स बना सकते हैं, है ना। और वो करके, और फिर बाद में वो उससे स्मगलिंग कराते हैं, उससे तस्करी कराते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराते हैं, और नहीं तो आप ये देखिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे के मोबाइल पर कौन फ्रेंड्स हैं, उसकी फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है, अब वो बच्चा किस किस से डेली बात कर रहा है, और डेली बात कर रहा है जिनसे वो डेली बात करता है, उसकी चैटिंग देखने की जरूरत है आपको। आपको उसके जो फ्रेंड्स बने हैं उनसे आप खुद बात करिए, उनका डिटेल निकालिए कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है। मैं आपको एक घटना बताती हूँ, अभी थोड़े दिन पुरानी ही घटना है, मतलब ये रक्षाबंधन के आसपास की घटना है। जन्माष्टमी के दिन एक बालक था 18 साल का, जो नागौर के किसी बोर्डिंग हॉस्टल में पढ़ता था। चूंकि छुट्टियां पड़ी तो बच्चा घर चला गया। अब दादा का जन्मदिन था, तो दादा के जन्मदिन पे ये कह के गया कि मैं आपको केक लेके आता हूँ दादा, है ना। और वो केक लेने गया, लेकिन घर पर आया ही नहीं, गायब हो गया।
अब मदर फादर ढूंढ रहे हैं कि वो केक लेने गया था, जन्माष्टमी का दिन है, रात के 12 बजे तक, तो सोचा कि भाई 12 बजे तक जन्माष्टमी रहती है इसलिए आ जाएगा, कहीं देखने गया होगा। लेकिन जब पूरी रात नहीं आया तो दूसरे दिन उन्होंने कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद में फिर हमने पता लगाया कि बच्चा कहाँ गया, तो पता पड़ा फेसबुक फ्रेंड के माध्यम से वो बच्चा जामनगर पहुंच गया। और किसी फ्रेंड ने उसको फोन करके बताया कि हम तो केदारनाथ घूमने गए हैं, और पता पड़ा कि वो तो जामनगर, और जामनगर में भी ऐसे रिमोट एरिया में चला गया, और जो उसको लेके गया उसने वहां जाकर के उसको छोड़ दिया। उसके पास ना पैसे, ना कपड़े, ना चप्पल, कुछ नहीं था। वहां जाके छोड़ दिया और ये कहा कि तुम ये वो क्या बोलते हैं, हीरोइन है ना, वो आप ड्रग्स बेचो यहाँ पर और तुमको इतने पैसे मिलेंगे, अब तुम घर नहीं जा सकते। अब वो तो बच्चा बहुत मोबाइल चलाने में बहुत होशियार था, उसने राह चलते किसी का फोन लेके, उसके बुआ का नंबर उसको याद था, आजकल तो नंबर भी याद नहीं रहता क्योंकि सेव होता है इसलिए, तो उसने अपने बुआ के फोन पे 3 दिन बाद में फोन किया कि मैं बुआ यहाँ ऐसे ऐसे फंस गया हूँ और ये मेरे को निकलने नहीं देंगे, और आप पुलिस को बोलो कि वो मेरे से यहाँ से छुड़ाए, मैं इस एरिया में हूँ। तब फिर मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने फिर वहां के एरिया की पुलिस को फोन किया, उस एरिया को टटोलिया, तो वो बच्चा वहां मिल गया। और वो बच्चा थोड़ा सा जागरूक था कि नंबर उसको याद था, इसलिए मान लो बच्चों को नंबर याद नहीं हो तो वो तो चला गया, लोग ले गए उसको गलत काम कराने के लिए, जान तक खतरे में थी। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। अब वो गलती ये है कि भाई हम किसको फ्रेंड्स बनाते हैं, तो ये सब आजकल के माहौल में ये बहुत जरूरी है माता पिता के लिए भी, कि वो हर एक्टिविटीज पर नजर रहे ये रखे, तभी अपने बच्चे को वो सुरक्षा दे सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम। पेरेंट्स इन दिनों कई व्यापार भी प्रभावित हुए हैं, सबके एक नौकरी की जिम्मेदारियों में भी बहुत से मूलभूत परिवर्तन आए हैं कोविड के बाद में। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ऐसा बना है कि घर का एक कमरा तो कहीं ना कहीं हर परिवार में मोटा मोटा एक ऑफिस के लिए रिजर्व सा हो गया। इससे एरिया कम हुआ, एंगेजमेंट बढ़ा, 24/7 किसी व्यक्ति की ड्यूटी खड़ी होने लग गई जो एक 9 से 6 की होती थी। तो ये बदलाव के साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसी चीजें आने लगी हैं, नई आने नई लगी चीजें। है। तो पेरेंट्स को अवेयर होकर इन चीजों को और अपडेट रहकर, अपडेट जरूरी नहीं रहकर। कि कोई थ्रेट का परसेप्शन जो 1990 में था, 2000 में था, 2010 में था, वो आज है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये थ्रेट बड़ा है, चाहे वो डिजिटली देखें, फिजिकली देखें, मेंटली देखें, कैरेक्टरल पार्ट पे देखें, एनवायरमेंटल पार्ट पे देखें, हर तरह से परिवर्तन आए हैं। हमारी भी संस्था भी लगातार ऐसे प्रयास कर रही है कि पेरेंट्स को वो दुर्घटना संभावित एरिया हम बताएं जहां एक्सीडेंट प्रोन जोन्स हैं, उनसे अवेयर कराने से भी मैं मानता हूं कि ऐसे दुर्घटनाओं में कमी आएगी निश्चित रूप से। आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विक्रम जी। मुझे अच्छा लगा कि आपका जो एनजीओ है वो इस दिशा में काम कर रहा है, और इस तरह से यदि सभी लोग अपने अपने हिस्से का काम बांट लेते हैं, कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज में अवेयरनेस हम बहुत जल्दी ला सकते हैं। हम अभिभावकों को भी अवेयर कर सकते हैं, हम टीचर्स को भी, और साथ साथ में बच्चों को भी अवेयर कर सकते हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं को घटित होने से बचाया जा सकता है और बच्चे को हम सुरक्षा दे सकते हैं। यदि वो सुरक्षित है तो निश्चित रूप से वो सफल होगा अपने जीवन में। इस बात की गारंटी सभी देते हैं, इसलिए मैं भी ये बात कहती हूँ। आपने मुझे इतने सारे विषयों पर चर्चा करी बच्चों से संबंधित, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।